द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था निफ्टी एक साल में 30,000 पार करी, और ये सारा विद रीजन्स एंड लॉजिक्स किया था। इसमें सारे कारण दिए थे, शेयर बताए थे, कौन कौन से शेयर हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, बैंक खासतौर से कॉरपोरेट बैंक, SBI और ये FMCG और IT सेक्टर, 3 सेक्टर थे। L&T, रिलायंस और इस तरह के शेयरों के ऊपर चर्चा की थी, और इस चर्चा का काफ़ी डिटेल कैलकुलेशन थे। मतलब तो देख लीजिए आप, खैर पढ़िया, आप लोगों ने देखा भी है, अप्रिशिएट भी किया है, सवाल भी पूछे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि जो भी आप सवाल पूछें, बहुत से लोग शेयर का नाम शॉर्ट में लिख देते हैं, तो उससे कोई मतलब स्पष्ट नहीं होती। आप पूरा नाम लिखें शेयर का, क्वेश्चन साफ सुथरा सिंपल भाषा में पूछें। कंप्यूटराइज लैंग्वेज में लिख दिया, कोई टूटी फूटा लिख दिया, क्या पूछना चाहते हैं ये साफ नहीं लिखा, साफ लिखें जो भी प्रश्न है, ताकि उनका जवाब आपको ढंग से मिल सके, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो देख लें, खैर आपने, मैंने बताया जो। अब सवाल ये है कि इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन, बाजार गिरता है चढ़ता है लेकिन तोड़ नहीं पाते। आज ब्लैंक बेचने की किसी की हिम्मत नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आती रहती है, वो इस इरादे से चलो एक बार बेचते हैं फिर 20 रुपए नीचे टूटेगा। ये ट्रेडर्स का काम है, ऑपरेटर्स का काम है, पंटर्स का काम। आपका काम एक रिटेल इन्वेस्टर का काम नहीं होना चाहिए। यू आर सपोज टू होल्ड द गुड स्क्रिप्ट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो सवाल ये उठता है कि आज का वीडियो हम काय पे बनाएं। आज का वीडियो हम बना रहे हैं ऐसे डायमंड शेयर, जेम कह सकते हो, डायमंड कह सकते हो उनको, कि वो कौन से शेयर हैं जिनको लेके आप आराम की नींद सोएं और भविष्य में वो आपको रिटर्न भी दें, जिसमें आपकी पूंजी डेप्रिशिएट नहीं हो, हास नहीं हो, जिसको हिंदी में हास कहते हैं, ह्रास नहीं होगा, पूंजी का हास नहीं। तो मैं एक बात पहले आपको निवेदन करूं, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी सूरत में अब मेरा बार बार आपसे ये अनुरोध है कि मेरा वीडियो आप पूरा देखें। अब मान लीजिए मैं 4 शेयर की बात कर रहा हूँ, आप उसको 4-5 मिनट भी मान लो देखते हैं तो आप एक शेयर ही देख पाएंगे, बाकी 3 शेयर तो रह गए। आप हो सकता है वो 3 शेयर ज़्यादा बेटर एनालिसिस हो, ज़्यादा बेटर रिटर्न दें आपको, तो पूरा देखिए। जब आप लाखों करोड़ों रुपया जहाँ कमाने की सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को जिस आधार पर चेंज करने की सोच रहे हैं, उसमें आप टाइम नहीं देंगे, आप टाइम कहाँ देंगे बताइए। आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे क्रिकेट मैच देख लेते हैं, और एक आधी घंटा आपके लिए जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको नहीं देखेंगे, फिर क्या मतलब फिर चाहिए आप। दैन हाउ यू बिकम्स एंटाइटल्ड टू गेट द एडवांटेज ऑफ द शेयर मार्केट। मैं ये नहीं कहता कि आई एम किंग ऑफ द शेयर मार्केट, आई एम मास्टर ऑफ द शेयर मार्केट, आई एम एक्सपर्ट ऑफ द शेयर मार्केट। आई डोंट से लाइक दैट, बट learn and try to learn whatever material, whatever literature, whatever message is available in the market, on the platform of the market. It's a platform of the market, it's a part of the market. तो ऐसी सूरत में मैं आज चलते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो बहुत कॉमन शेयर है। कॉमन शेयर तो है, नाम तो दुनिया लेती है, ऑटो वाले, रिक्शा वालों को मालूम है, पनवाड़ी सब्जी वालों को मालूम है, और हो सकता है झाड़ू देने वाले सफाई कर्मचारी को भी मालूम। मुकेश अंबानी का नाम कौन नहीं जानता है? आज अडानी का नाम कौन नहीं जानता? पूरा नाम तो पता नहीं होगा, पूरा नाम तो आप जैसे लोगों को पता है कि गौतम अडानी है। और अंबानी में भी शायद मुकेश अंबानी का नाम इस लेवल के जो क्लास है वो नहीं जानती हो। खैर एनीवे, इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। लेट अस टॉक ऑन सब्सटेंशियल पॉइंट। तो सबसे पहला काम है रिलायंस। रिलायंस की देखिए, मैं डाटा, सबसे पहले तो डाटाज पर चर्चा करते हैं। डाटाज पर चर्चा करते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 21.18 लाख करोड़। कल ही हुआ है, पहले 20 लाख से नीचे था परसों तक, कल इसमें तेजी आई है, परसों में तेजी आई थी। और 10 पेड अप शेयर है ये, और 3131 रुपये का भाव है इसका।
इसकी सेल्स है 9,01,064 रुपए, प्रॉफिट है 79,020 रुपए, ईपीएस है 102 रुपए और जनरल रिजर्व है वंडरफुल जनरल रिजर्व 7,86,715 करोड़ रुपए इसका जनरल रिजर्व है, जो हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी का नहीं है, आइदर ऑन द प्राइवेट साइड, प्राइवेट सेक्टर और इन द पीएसयू सेक्टर. No company is having such a large general reserve. Reliance is the only example. अब इसका देखिए बुक वैल्यू 1113 रुपए है और इक्विटी 6766. अब इसके प्रोजेक्ट ये प्रोडक्ट ये बनाती क्या क्या है. इनका इनिशियल जो बिजनेस था टेक्सटाइल का था. टेक्सटाइल बिजनेस में यो चूंकि इन्होंने देखा कि इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है और बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव बिजनेस था, तो उससे धीरे धीरे बाहर हो गए और इन्होंने उसी समय साइमल्टेनियसली पॉलिस्टर यार्न बढ़ाया, पॉलिस्टर के बाद में बैकवर्ड इंटीग्रेशन पॉलिस्टर फाइबर बनाया, पॉलिस्टर के बाद में कंडेंसेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाते चले गए, पॉली कंडेंसेशन चिप बनाई, पॉली कंडेंसेशन चिप के बाद में पॉलिएस्टर बनाने का जो रॉ मटेरियल था यानी पॉली कंडेंसेशन चिप्स बनाने के लिए मोनो अथाइलिन ग्लाइकोल बनाया, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हैं ये सारे. दूसरा प्योरीफाइड टेरेफिलिक एसिड बनाई. बोथ दीज आर बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉली कंडेंसेशन विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पॉलिस्टर फाइबर एंड यार्न. फिर भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर प्लास्टिक, एचडीपीवी, पीवीसी, एलडीपी रेसिन बढ़ाते. आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी जो पीवीसी के पाइप बनाने वाले छोटे छोटे स्मॉल स्केल है, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, वो सब रिलायंस का, एलडीपी, एचडीपी सब रिलायंस का काम करते हैं. इज किंग इन द पेट्रोकेमिकल सेक्टर, बेसिक रॉ मटेरियल. और इसकी इक्विटी और पेट्रोकेमिकल हो गया, पॉलिएस्टर यार्न हो गया, उसका फुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन. रिलायंस पाइप भी बनाता था, पॉलिस्टर, ये जो प्लास्टिक पाइप्स जिसमें है. अब उसके बाद ये इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाई जामनगर के अंदर, सिंगल लोकेशन पर, द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑन सिंगल लोकेशन, केवल रिलायंस के वर्ड में और किसी की. बहुत बड़ी रिफाइनरी है, 20 किलोमीटर लंबा एरिया है वो, मतलब समुद्र के किनारे जहाँ चलते चले जाइए, आधी घंटे तक कार चलाओगे जब वो एंड होगा कहीं. अनदर थिंग, उसी के अंदर पेट्रोलियम रिफाइनिंग की कॉस्ट को घटाया गैसिफिकेशन प्लांट लगाकर. गैसिफिकेशन प्लांट क्या है? जो पेट्रोलियम की रिफाइंड वेस्ट है, रिफाइंड के बाद जो वेस्ट बच गया जिसको फेंकने का पैसा देना पड़ता था, उससे इन्होंने सिंथेटिक गैस बनाई और वो सिंथेटिक गैस पेट्रोलियम रिफाइनरी में रिफाइनिंग के काम आती है. उसके कारण इनकी $2 पर बैरल की जीआरएम बढ़ गया, क्रॉस रिफाइनरी मार्जिन बढ़ गया. तो ये सबसे खास बात है. भारत में एक भी आदमी नहीं, एक भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, इन तीनों के पास कुछ भी नहीं है ऐसा. ये इस गैसिफिकेशन प्लांट नहीं है. पॉलीप्रोपिलीन बढ़ाते हैं पेट्रोकेमिकल में ही, पॉलीप्रोपिलीन की बड़ी वाइड एप्लीकेशन. अच्छा, फिर ये बिजनेस रहा. फिर KG-D6 में 2008 में ही इन्होंने KG-D6 में प्रोडक्शन शुरू किया था. 55,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी, लेकिन उसमें चक्कर क्या पड़ा कि कुछ समय बाद ही वो जो गैस वेल्स थे उसमें मड आने लगा था, कीचड़ आने. तो इनको प्रोडक्शन घटाना पड़ा और काफ़ी घट गया था प्रोडक्शन. 3 क्यूबिक मीटर पर डे गैस प्रोडक्शन करना था, जो घट गया और बंद ही कर दिया था एक दफ़ा इन्होंने. फिर ब्रिटिश पेट्रोलियम से इन्होंने पार्टनरशिप की टेक्निकल,
30% पार्टनरशिप है उसमें, और 30,000 करोड़ रुपए भी दिए इनको ब्रिटिश पेट्रोलियम, और उससे इन्होंने दोबारा प्रोडक्शन किया, और अभी 3 लाख क्यूबिक फीट पर डे गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं KG-D6 में, और बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। वो क्रूड ऑयल भी निकलता है, क्रूड ऑयल थोड़ी कम बात है, कोई ज्यादा नहीं है क्रूड ऑयल। पन्ना मुक्ता में भी इनकी ऑयल फील्ड है, इनके पास में ऑयल वेल्स हैं इनके, गुजरात में जो है। अब आप आइए, फिर ये गए हैं रिटेल बिजनेस में गए। ये मैं समझता हूँ सन 2005-06 के आसपास चले गए थे, और आज इनके 17,000 रिटेल स्टोर है। और शुरू में इन्होंने किराने से और सब्जी से शुरू किया था, और आज तो गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं, गारमेंट बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं, आपके टीवी, रेडियो, लैपटॉप, एवरीथिंग इज देयर। और मल्टी डायमेंशनल, मतलब इनके जो है मेगा स्टोर हैं, सुपर स्टोर हैं, स्मॉल स्टोर्स हैं, और गोल्ड ज्वेलरी स्टोर भी दिल्ली वगैरह में काफ़ी हैं इनके, बॉम्बे में, मेट्रो सिटीज़ में। और एक इन्होंने बॉम्बे में वो जो जगह है, देखो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है, बिजनेस सेंटर बनाया है, एप्पल को उस पर किराए पे दिया है, एप्पल ने अपना स्टोर खोला है, जो बहुत एक वंडरफुल है अपने आप में, दैट इज ए वंडरफुल। एंटालिया, रिलायंस का खुद का रेजिडेंशियल हाउस है ही बॉम्बे के अंदर, एंटालिया, नोबडी, कोई ऐसा किसी से छुपा हुआ नहीं हो सकता। अनदर थिंग, फिर इन्होंने टेलीकॉम बिजनेस के अंदर एंट्री की। वर्षों तक ये एंट्री इसलिए नहीं पाए कि इन दोनों भाइयों के बीच एग्रीमेंट था, जब बंटवारा हुआ, कि सेम बिजनेस में ये काम नहीं करें। तो लेकिन जब मुकेश अंबानी के और अनिल अंबानी के बाद में लिटिगेशन हुआ था गैस को लेकर के, गैस के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तो बंटवारे में अनिल अंबानी हार गया था, और उसके बाद में फिर इन्होंने ये तय किया कि भाई हम भी हमारा बिजनेस करेंगे अपने हिसाब से। और रिलायंस जो टेलीकॉम था अनिल अंबानी के पास, वो डे बाई डे डाउन जाता। तो इसलिए ऐसा है कि वो उन्होंने शुरू कर दिया, एक कंपनी ने स्पेक्ट्रम खरीदा था और उससे इन्होंने रीपरचेज कर लिया था, और उसके अंदर इनकी 4 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की लागत है। 7 साल उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे थे। सन 2015 या 16 के बिगिनिंग में वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और इन्होंने फ्री सिम बांटी थी, मतलब नो चार्ज, 1 साल या 6 महीने तक फ्री। मैं भी लाया, लाइन में लगा, मेरे को शौक था, 1 घंटे लाइन में लग के आ गए भाई, बात मेरी सिम नहीं मिली मेरे को। फिर मैंने 500 रुपये किसी को दे के कुछ जुगाड़ बिठा के फिर ली थी। और भारतीय एयरटेल इनका कंपटीटर था, और उसकी हालत ख़राब कर दी थी इन्होंने फ्री कनेक्शन देके। और क्योंकि उसमें भारतीय एयरटेल की भी गलती है कि उन्होंने इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज को इतना कॉस्टली बना रखा था कि वो घंटे 1 आध दिन के लिए भी देते थे तो 1,500 रुपये लेके देते थे वो कनेक्शन। तो इसलिए उनको एक दिन देखने पड़े, हालात को पहचाना, फिर उन्होंने रियायत दी। मेरे पास भी भारतीय एयरटेल का भी कनेक्शन था, आज भी है, एयरटेल का भी है, रिलायंस का भी, दोनों कनेक्शन है मेरे पास में किसी में। तो उसमें लिया, 4 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो पूरा हो गया, वो सोना उगल रहा है। राइट फ्रॉम द डे 1 उसने कमाना शुरू कर दिया था, जैसे चार्जेस शुरू किया, जब कॉमर्शलाइज किया, जब ट्रायल पीरियड में नहीं। और आज वो प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है। और अभी जो रेट रिविजन किया है इन्होंने, तो एवरेज जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसका 21% इम्पैक्ट आएगा, और ये मानिए 23-4% का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत में दोस्तों इसका प्रॉफिट 18-19 हज़ार करोड़ रुपए हो जाएगा। सोना उगलेगा। भारतीय एयरटेल का पी रेशियो जो है 113 है, और आज रिलायंस की कंबाइंड एंटिटीज का सबका मिला के जो पी रेशियो है वो 32 है। जबकि इक्विटी अगर आप देखें नंबर ऑफ शेयर, तो भारतीय एयरटेल की से थोड़ा सा ज्यादा है। उनकी 2700 करोड़ की इक्विटी है भारतीय एयरटेल की, जिसमें 5% शेयर है, यानी 5400, 540 करोड़ शेयर हो, और रिलायंस की 670 करोड़ शेयर है। क्या फर्क है बताइए।
जिसमें कितना बड़ा बिजनेस है। भारतीय एयरटेल का मुश्किल से 10-12 हजार करोड़ का प्रॉफिट है और रिलायंस का प्रॉफिट 80,000 करोड़ रुपए साल। द हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी इन इंडिया इन द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट में भी नहीं है इतना प्रॉफिट कमाने वाले, पीएसयू कोई भी नहीं है मतलब। तो ये तो रिलायंस की बात रही। और रिलायंस के बारे में तो दोस्तों जितना कहो उतना कम है, मेरा गला बैठ जाएगा, लेकिन ये रिलायंस की कहानी कभी खत्म नहीं होगी, इतनी बातें हैं। और आप लोग अखबारों में इनमें सुनते रहते हो, मैंने बेसिक बातें बताई हैं। ये सोने की चट्टान है, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। अब आते हैं ग्रासिम। ग्रासिम कुमार मंगलम बिरला इसके आज की तारीख में प्रमोटर हैं और कुमार मंगलम बिरला के फादर थे आदित्य विक्रम बिरला साहब, जो एक बहुत ही डायनेमिक इतिहास पुरुष थे। और उनके डायनेमिज्म की मैं आपसे बताऊं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मतलब उनकी प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी के कारण बहुत कम एज में डेथ हो गई। अमेरिका ले गए ट्रीटमेंट के लिए, कोई ट्रीटमेंट था नहीं उसका, लेकिन आदमी प्रयास करता है। तो बिरला जी को बचाने के लिए वो अमेरिका भी ले गए थे, लेकिन उनकी वहाँ इलाज के दौरान ही डेथ हो गई, उनकी डेड बॉडी इंडिया आई थी। उसके बाद कुमार मंगलम उस समय 22-23 साल की थी, उन्होंने टेक ओवर किया एंड कुमार मंगलम एज डन एक्सीडिंगली वेल। मैं यही कहूँगा कि अकेले आदमी थे और अर्ली एज में फादर की जिसकी डेथ हो जाए तो फैमिली डिस्टर्ब होती है। उसके बावजूद भी इन्होंने इनकी हिंडाल्को इनकी कंपनी है, ग्रासिम इनकी कंपनी है और ये हिंडाल्को ग्रासिम, और इन्होंने ये कि फर्टिलाइजर प्लांट भी खरीद लिया था जगदीशपुर का, जो आजकल इंडोरामा के पास में है, बेच दिया है उसको। और ये अल्ट्राटेक सीमेंट इनका है और ये जो वोडाफोन आइडिया भी है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर कंपनियों की जो होल्डिंग कंपनी वो ग्रासिम, आशा और ये जो था वो ये सेंचुरी है, वो भी इन्हीं के पास आ गई, क्योंकि बिरके बिरला साहब की शायद डेथ हो गई मतलब। और ऐसी सूरत में ये कंपनी ग्रासिम सोना उगल रही। ग्रासिम खुद क्या बनाती है? ग्रासिम बनाती है विस्कोस स्टेबल फाइबर बनाती है, कास्टिक सोडा बनाती है और साहब आपके टेक्सटाइल कपड़ा बनाती है, और इन सब कंपनी की होल्डिंग कंपनी, इसलिए ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी ईपीएस वगैरह भी शानदार है, पी रेशियो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अंडर दिस सर्कमस्टेंस इट इज ए गुड काम। ये भी बड़ा आराम का काम है। ये जो पुराने घराने जो भी है ना, ये दिखते तो धीरे चलते हुए हैं, लेकिन इनकी वास्तव में अगर गति देखो ना, इनहेरेंट स्पीड वो बहुत तेज। ये क्या है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में मास्टर है, प्रोजेक्ट लगाते हैं और उनको सक्सेस करते हैं, यही इनकी खास बात। और उसके पीछे कारण क्या है कि इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती, सरकार से लाइजन अच्छा है, इनकी सरकार में भी बहुत सम्मान है, इससे सारी क्लियरेंसेज वगैरह सब टाइम पर मिल जाती हैं। तो ये सब, और ये पेंट बिजनेस में भी आ गए। और एशियन पेंट का जो शेयर नहीं बढ़ रहा, उसके दो ही कारण हैं। एक ही कारण है कि एक तो जेएसडब्ल्यू पेंट भी आ गया, जेएसडब्ल्यू स्टील वाले भी ले आए और ग्रासिम ने भी लॉन्च कर दिया। इसलिए अभी तक कोई जो प्लेयर्स थे पेंट इंडस्ट्री में वो छोटे थे, एशियन पेंट के मुकाबले बहुत छोटे थे, बट नाउ दीज टू बिग प्लेयर्स हैव इमर्ज्ड इन द मार्केट। तो ग्रासिम का फ्यूचर तो ब्राइट ही ब्राइट अंडर दिस कंडीशन। नेक्स्ट कंपनी एल&टी। एल&टी के पहले फाइनेंशियल डाटा पर विचार कर लेते हैं। 4,87,858 करोड़ की इनका मार्केट कैप है, 2 पेड अप शेयर है और इसका रेट है 3548। सेल्स 1,26,236 करोड़ और प्रॉफिट जो FY 24 की बातें हैं ये सब, तो प्रॉफिट 9,304 करोड़ रुपए है, EPS 67 रुपये 68 पैसे है और जनरल रिजर्व 6,64,141 करोड़ रुपए है और बुक वैल्यू 628 करोड़ रुपए है और इक्विटी 275 करोड़ रुपए। इनका बिजनेस है IT सेक्टर में है। इनकी IT 2 कंपनी है। एक तो कंपनी है LTI माइंट्री है, जिसका भी 40,000 करोड़ की, करीब 35,000 करोड़ की सेल है और उसका प्रॉफिट भी है करीब 3,800 करोड़ रुपए के आसपास सेल है, प्रॉफिट है उसका। और दूसरी IT में ही कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी, उस कंपनी का प्रॉफिट भी करीब 1,200 करोड़ रुपए का है। और इस तरह से 2 तो ये कंपनी है इनकी। एक कंपनी है
L&T फाइनेंस है, वो भी बहुत जबरदस्त चल रही है आजकल, ग्रोथ ले रही है। वो कंपनी बरसों तक नहीं चली, लेकिन अब वो ग्रोथ ले रही है। L&T फाइनेंस में एक म्यूचुअल फंड भी था इन्होंने बंधन बंधन बैंक को शायद बेच दिया है इन्होंने, बंधन बैंक को बेच दिया है अंडर दिस। फिर कंस्ट्रक्शन डिवीजन है इनका L&T इटसेल्फ के अंदर, और फिर दूसरा आप देखिए शिपिंग डिवीजन भी है। और साहब इनका जो जो ये क्रूड ऑयल जो निकालने के लिए जो कुछ करना चाहिए, ऑयल ड्रिलिंग का काम है, और साहब जो कि लाइनें डालने का काम है, ये सारा काम है। सिविल कंस्ट्रक्शन में कोई भी काम हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, ड्रेन्स हैं, कैनाल्स है, डैम्स हैं, दे कैन बिल्ड एनीथिंग। जो समुद्र में भी ये निर्माण कर सकते हैं, और हिमालय की पहाड़ियों पर भी टनल का निर्माण करने के लिए सक्षम है। दे हैव इक्विप्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी। 4,75,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर्स इनके पास हैं, और ऑर्डर बुक, और वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनके, वो कहते हैं कि आई हैव द ड्रीम टू सिक्योर टू क्रिएट ए बुक ऑर्डर बुक ऑफ ₹10 लाख करोड़, और ये हो भी जाएगी। क्यों? आगे ग्रीन हाइड्रो के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, वो ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट ये कंपनी ऑक्यूपाई करेगी, ऑर्डर्स वर्कआउट मिलेगी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है। ये खुद भी एक प्रोजेक्ट लगा चुके हैं, 45 लीटर पर डे का पायलट प्रोजेक्ट, और खुद लगा भी रहे हैं 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इंडिया में। और गल्फ कंट्रीज में इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल भी चुका है 20,000 करोड़ का, सऊदी अरब में। तो इस हिसाब से इनका काफी देयर आर ब्राइट चांसेस दैट दे विल विन द बिड, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। और चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे बिडिंग के अंदर, तो इनको रेट भी अच्छे मिलने के चांसेस। इस तरह से L&T इज ए प्योर गोल्ड मतलब। अब ज़्यादा बढ़ाई मैं कर नहीं सकता, बट आप लोग कई तरह के रेस्ट्रिक्शन है, कई बातें हैं, आप समझ जाइए। बहुत शानदार चीज़ है, मेरे पास भी है, और मैंने बहुत पैसा कमाया है इसमें। आई वांट ए लॉट मतलब, और आई एम वेरी हैप्पी विद द मैनेजमेंट। पहले वो जो थे, वो क्या नाम, नायक साहब थे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी संजीव साहब हैं। अच्छा, अब आइए आप दूसरी चौथी कंपनी और है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब ये IT सेक्टर की कंपनी है। अब आप भी कहोगे कि साहब आप तो बार बार IT की कंपनी का, तो मैं गलत नहीं करता हूँ मेरे दोस्तों, मैं वक्त है खरीद लो, खरीदने की बात तो कहना फिर गलत है, रिकमेंड भी नहीं करता, लेकिन ध्यान दीजिए, सोचिए, विचार कीजिए इसमें। 2,40,000 करोड़ की कंपनी है, 25% मार्जिन पे काम करती है, मात्र 362 करोड़ की इक्विटी है यार। 100-125 रुपए का तो ये स्पेशल डिविडेंड सहित कई सालों में डिविडेंड दे देती है। पिछले 2.5 साल में 2 बार बाईबैक आ गए। अच्छा, 1-1 बोनस कैंडिडेट तैयार है, जैसे ही थोड़ा IT में सुधार आएगा ये बोनस ठोक देगी। 1-1 चांसेस देते हैं, ब्राइट चांसेस। और हाईएस्ट मार्जिन अर्निंग कंपनी है IT सेक्टर के अंदर। 25% मार्जिन इंडिया में इन्फोसिस का भी नहीं, उनका भी 22-23% मार्जिन। और टाटा की कंपनी है, और टाटा को जब जब तकलीफ हुई है, जब ये टाटा स्टील के, टाटा मोटर के मकड़ जाल में, कर्जे के मकड़ जाल में टाटा फंस गया था, हालत खराब हो गई थी, उस वक्त TCS ने ही मदद की थी। और अभी भी जो 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर का, उसमें भी उसकी इक्विटी को या उसके फाइनेंशियल मैनेज अरेंजमेंट के लिए जो 2% इक्विटी बेची थी थोड़े दिन पहले, वो भी दोस्तों उसी काम के लिए बेची थी, इसी कंपनी में बेची थी। 2% का मतलब 25,000 करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 2% मीन्स 2,24,000 करोड़ रुपए, ओनली 24,000 करोड़। तो इतनी साउंड कंपनी है। अब इसके फाइनेंशियल भी बोल देता हूं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,12,556 करोड़, 1 पेड अप शेयर है। सेल 2,40,893 करोड़ रुपए, प्रॉफिट 46,099 करोड़ रुपए, अर्निंग पर शेयर 126 रुपए 88 पैसे, जनरल रिजर्व 90,127। ये कम इसलिए है कि ये डिविडेंड दे देते हैं, हैवी डिविडेंड देते हैं माफ। और टाटा को कितना डिविडेंड मिलता है मालूम है? 73% होल्डिंग है, अब 71 रह गई टाटा की होल्डिंग। तो यानी कि जितना डिविडेंड बांटते हैं उसका 75% गोज टू टाटा हिमसेल्फ। सपोज करो ये 100 रुपये डिविडेंड देते हैं, बहुत से साल ऐसे 100 भी दिया है, 100 भी दिया है, तो 100 रुपीज मान लो ऑन एन एवरेज।
100 रुपये डिविडेंड में इनके पास कितना डिविडेंड आएगा आप अंदाज लगाइए। इनकी 380 करोड़ की इक्विटी थी पहले, 362 करोड़ है, तो 28,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड इनको मिल गया टाटा को हर साल। इससे टाटा ग्रुप चले टीसीएस रहा है। ये कास्टिक सोडा, टाटा केयर, ये जो आटा बाटा, ये सब कुछ नहीं है। टाइटन का नाम है लेकिन टाइटन का पी रेशो 100 है, इसका पी रेशो 32-35 है आज। तो ऐसी सूरत पे माय डियर क्या है टीसीएस, देखो तो सही जरा। अगर मान लो कोई साल, 1.5 साल, 2 साल कोई बर्फ आ भी गई, कोई मतलब सुस्ती आ गई, इसका मतलब नहीं है कि कोई मोटा हाथी हो गया, कोई बीमार हाथी हो गया, ऐसा कुछ नहीं। द बेस्ट आईटी कंपनी ऑफ इंडिया है एंड सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है। इसके पहले एसेंचर है, नंबर 1 पे एसेंचर है, सेकंड नंबर पर टीसीएस। द बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, बेस्ट क्वालिटी कंपनी। तो आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं इतना और थोड़ी सी बातें कह देता हूँ, मैंने कोई रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, सोचे समझे। और इसमें आपको ऐसा इन कंपनियों में नहीं होगा कि आज आपने खरीदार, कल आपको 5 दिन बाद ही 25% प्रॉफिट, ऐसा नहीं होगा। हो जाए कोई बाई चांस, वो एक अलग बात है, ऐसा नहीं होगा। आप इन कंपनियों को, जैसे आप जमीन खरीदते हैं, आप सोना खरीदते हैं, आप कोई और चीज़ कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह इन शेयरों को, ये ऐसे शेयर, इनको खरीद करके रख दीजिए। आपके जीवन काल में, आपके बच्चों के जीवन काल में चलते रहे और कंपाउंडिंग होती रहेगी, बढ़ता रहेगा। ना एल&टी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है और टीसीएस भी ठीक है, टाटा का मैनेजमेंट सारा ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। और रिलायंस पे भी आगे ले दे करके प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। मेरे से एक सज्जन बोले कि साहब ये मुकेश अंबानी के बाद इस रिलायंस को कौन संभालेगा? मैंने कहा आकाश अंबानी संभालेगा, उसकी वाइफ संभालेगी। और वो जो अनंत है वो भी काबिल लड़का है, वो संभालेगा, उसकी वाइफ संभालेगी, मुकेश की डॉटर संभालेगी। क्यों नहीं संभालेगी बताओ? और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल हायर कर रखे हैं इन्होंने, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब संभलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म आज इंडिया के अंदर मैनेजमेंट सर्विसेज में बहुत ज़बरदस्त डेवलप हो रहा है। इसलिए दोस्तों, आप मेरी बात को गंभीरता से लें और इसको, कोई बाइस तो मैं हो सकता हूँ, मेरे पास इनमें से बहुत से शेयर हैं, ग्रासिम के अलावा सब शेयर हैं। इसलिए रेस्ट एश्योर्ड, मैं जो कुछ करता हूँ आपके भले के लिए करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आपसे, आज इतना ही काफ़ी।